एक संवाद एट अरुणिम अंकुरन। हैप्पी टीचर्स डे। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली टीचर श्रीमती दीप्ति बिष्ट। आज हम उनसे एक संवाद करेंगे उनके अलग अलग अनुभवों के बारे में। A word about Arunim Ankuran. It is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, and we celebrate that difference. किसी विद्यालय की महानता या गरिमा का निर्धारण उसकी इमारतों या उपकरणों से नहीं होता, बल्कि कार्यरत अध्यापकों की विद्वत्ता व चरित्र निर्माण से होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमको टीचर्स डे के ओकेजन पे ज्वाइन किया है। और हम ये जो बात है कितनी सही है ये हम सब जानते हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, आपके स्टूडेंट्स इतने प्रतिभाशाली हैं वो भी, और आप उनको इतना प्रेरणा देती हैं। तो आपके किए गए कार्यों का अनुभव इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं इसमें से क्या क्या गिनूं, इसलिए आप इसमें से जो आपके हाइलाइट्स हैं उनके बारे में हमको बताइए। सबको सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं श्रीमती दीप्ति बिष्ट, नागपुर महानगर पालिका नागपुर से शिक्षिका हूँ मैं विज्ञान की। मैडम जो बता रही हैं कि किए गए कार्यों के अनुभव की लिस्ट है, वैसे वाकई में 25 सालों के इस करियर में मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर महानगर पालिका में कार्य करते हुए मैंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लर्निंग है, टीचिंग तो है ही है, लेकिन मेरा जो लर्निंग है वो मेरा रोज होता है। हर दिन हर पल मेरा लर्निंग होता है, और सही शिक्षक वही होता है जो हर एक अनुभव से अपना लर्निंग करे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये वाकई में कि एक महानगर पालिका के स्कूल में कार्य करते हुए मुझे लेखन मंडल से संबंधित सारे कार्य अच्छे लगते हैं कि 6वीं से 10वीं तक की किताबों में मेरा भी एक सहयोग रहा है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र के लेखन में। कक्षा 11वीं की जो पर्यावरण की किताब लिखी थी, तो वो एक वाकई में बहुत अच्छा अनुभव था कि अपने किए गए कार्यों को वहां पे लिखना था, और वही किताबें जो मैं लिखती हूँ वही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस होता है, हर 2 वर्षों में होता है, तो लगातार 2007-8 से उसमें काफी अनुभव है। अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, एक थीम आपका होता है पढ़ने पढ़ाने का, तो मेरा भी एक थीम जब मुझसे कहते हैं तो मेरे दिमाग में विज्ञान बसता है और मेरे दिल में पर्यावरण बसता है। न मैं विज्ञान को छोड़ सकती हूँ, न मैं पर्यावरण को। मैं दोनों की ही शिक्षिका अपने आप को मानती हूँ। रिसोर्स पर्सन के तौर पे काफी काम किए हैं महाराष्ट्र में, ऑल ओवर लेवल पे, इंडिया लेवल पे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचर्स के बीच में, जितना मुझे विद्यार्थियों के बीच अच्छा लगता है उतना मुझे शिक्षकों के बीच में, और हैंड्स ऑन एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम देखिए, इतनी बड़ी लिस्ट है, इसकी भी आपके जो अवार्ड्स हैं इनके बारे में भी कुछ बताइए। जब आप ये कहते हैं ना कि ये अवार्ड्स होते हैं, जो रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं अलग अलग एनजीओस की ओर मिलते हैं, जो महानगर पालिका की ओर से मिलते हैं, स्त्रियों का सम्मान मिलता है हर साल आपको कुछ ना कुछ, तो ये आपको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। सावित्रीबाई फुले दलित साहित्य की ओर से जब मिला था, तब दिल्ली जाना पड़ा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस महान शिक्षिका ने पूरे भारत में स्त्री शिक्षा के रूप में उन्होंने अग्रगणी अपना रूप स्थापित किया है, जिनके बदौलत आज हम शिक्षक, हम महिलाएं घर के बाहर काम करने निकल रही हैं, उनके नाम पर ये अवार्ड मिलना मेरे लिए सच में एक सौभाग्य की बात है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, काफी जो एनजीओज होते हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा दिए गए अवार्ड की मैं सच में धन्यवाद अदा करती हूँ। महानगर पालिका की ओर से उत्कृष्ट शिक्षक का अवार्ड मुझे 2 बार मिल चुका है। मैं जब एनजीओ के साथ काम करती हूँ तो अक्सर हंस के बातें करती हूँ, तो किसी प्रतियोगिता में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उस वक्त मुझे बेस्ट स्माइल का अवार्ड मिला था, अरे तब मैं वाह! काफी
रोटरी क्लब की ओर से मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड है जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। और वो होता है ना कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि यदि बेटा अखबार में आपका नाम आए तो उसे जैसे सुबह का अखबार शाम को रद्दी हो जाता है, पुरस्कार से अहम नहीं निर्माण होना चाहिए। दूसरे दिन की शुरुआत आप कीजिए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। ऐसे कई अवार्ड्स आपको रास्ते में आएंगे। वाह, बहुत बड़ी बात कही है मैम आपने अभी। और हम लोग अरुणिम अंकुरन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई बिलेटेड, इतने आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आपकी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में हमको बताइए। और आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में आप काम करती हैं, कभी कभी वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होती है, बहुत सारी अलग अलग लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो बताइए। मेरे पिताजी भी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर, वो भी एक टीचिंग में ही थे। इंजीनियर्स को पढ़ाते थे, फायर इंजीनियर्स को पढ़ाते थे। और मेरी सिस्टर भी प्रोविडेंस में टीचर ही है और हम्म, मेरे फैमिली में सभी लोग टीचर हैं। हम्म, तो एक वो मोटिवेशन होता है बनना। तो मुझे क्योंकि विज्ञान में मुझे बहुत अच्छे प्रतिशत थे 10वीं और 12वीं में, हम्म, बनना मेरा देश की सेवा करना, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। हम्म, बचपन से ही हर चीज मुझे मुझे वो ही लगता था। लेकिन कैसा है कि परिस्थितियों के कारण आपको जहां आपके रास्ते जाते हैं वहां जाना चाहिए। जब मैं खुद पढ़ती थी, जब मैं बीएससी में पढ़ती थी, तब भी मैं अपने आजू बाजू के जितने भी विद्यार्थी होते थे छोटे छोटे, उनको पढ़ाती थी। मैं फ्री में पढ़ाती थी। मैं कोई ऐसा नहीं, उनकी मुस्कान मुझे बहुत है। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, साइंस मेरा बहुत अच्छा है, इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है। तो ये मैं उनको पढ़ाती थी। तो मेरा लर्निंग के साथ टीचिंग भी होता था बीएससी में, फिर हम्म, एमएससी में हुआ। तो मैंने प्राइवेट स्कूलों में भी काम किया। लेकिन जब सबसे अच्छा अनुभव मेरा रहा कि जब 97 में मुझे एनएमसी का आया, तो ऑलरेडी मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी। आपको तो पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फर्क होता है। हम्म, लेकिन ज्यादातर आजकल सब गवर्नमेंट सिक्योर जॉब की ओर जाते हैं। तो सभी लोगों के कहने पे मुझे ऐसा लगा ये एक चुनौती है। हम्म, जहाँ सब कुछ है वहां तो मैं अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है, असली चुनौती वही है। तो मुझे ऐसा लगता है सीमित संसाधनों में कितना किया जा सकता है, वो मेरी ईश्वर परीक्षा ले रहा था। जब मैं 1997 में मैं एनएमसी ज्वाइन की, तो सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला में मेरा नियुक्ति हुई। एक स्लम बस्ती की छोटी सी शाला, आजू बाजू मोहल्ले के परिसर के बच्चे विद्यार्थी आते, लेकिन उनके चेहरे पे जो प्रफुल्लित होते थे। उन्होंने देखा कि अपने स्कूल में विज्ञान शिक्षिका की नियुक्ति हुई है हम्म, और विज्ञान शिक्षिका थियरी के साथ उनको मालूम है प्रैक्टिकल होता है। शायद इसके पहले उन्होंने प्रैक्टिकल देखा नहीं था। एक छोटे से कचरे के रूम से हमने शुरुआत की और वो भी घरेलू किचन से सामान लाके हम वहां पे गैसेस बनाना, मिक्सचर बताना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बताना, मैग्नीशियम की वायर कैसे जलती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। वहां से हमने जमीन पे चटाई पे बैठ के शुरुआत की। लेकिन हमारे साथ के जो एचएम थे, जो बड़े ऑफिसर्स थे, उनको ये देख के बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे उन्होंने आकर के फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया। तो हम्म, सोने में सुहागा हो गया। लेकिन आप सब कुछ बदल सकते हैं, विद्यार्थियों की आप परिस्थिति नहीं बदल सकते। तो ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत होती थी। लड़कियां क्या होती थी, हेजिटेट होती थी। आपको तो मालूम है कि शाला आने में पीरियड्स के वो दिन होते हैं। तो हम्म, ऐसे समय हमने एनजीओ से कांटेक्ट करना शुरू किया कि क्या क्या ऐसा किया जाए कि लड़कियों की रेगुलरिटी बढ़े, लड़कों की भी बढ़े। तो फिर उनके पेरेंट्स से कन्विंस किया, हमने सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट कराए। बहुत सहूलियत हो गई बच्चियों में। हम्म, शर्म हया, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप होके स्कूल आती थी, पढ़ती थी। बिल्कुल वो महीने के 5 दिन कभी उन्होंने छुट्टी नहीं मारी। ये हम्म, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था मैडम। बिल्कुल। लड़कों का प्रॉब्लम कैसा था कि पिताजी अकेले काम पे जाया करते थे, लेबर क्लास में होते थे, उनकी अनुपस्थिति बहुत होती थी। फिर उनके पालकों से मिलके कन्विंस किया उनको, शाला आने के लिए बोला। धीरे धीरे स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। हम्म, अब आपको ऐसे बच्चों को अपने शाला में बांधे रखना है 10 से 5 तक, जिस शाला में हमको ऐसा लगता है कि बच्चों पढ़ाई 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 ना करते हुए, फिर हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुरू किया। हम्म,
हमने साइंस का कॉर्नर बनाया, हमने आर्ट का कॉर्नर बनाया। और जब हम एक्टिविटी कोई लेते थे, आपको विश्वास नहीं आएगा, जो बैक बेंचर्स होते थे वो सबसे पहले आ जाते। हाँ। मैंने एक हाँ, जो बैक बेंचर्स थे, जैसे मैंने एक मिरर देके उसका रिफ्लेक्शन बताया, मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, दूसरे दिन वो रास्ता देखते थे मेरी कि मैडम आएंगे क्लास में, अब उनको ये करके दिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारे बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में शुरू हो गए। वो हमारे लिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि परिसर के लोगों तक शाला की क्या काम हो रहा है पहुंचे। हाँ। तो हमने जन जागृति अभियान करना शुरू किया। हमने ये नहीं सोचा कि सिर्फ शिक्षकों को ही शाला के लिए काम करना चाहिए या क्लास 4 के कर्मचारी ही झाड़ना चाहिए। हमने स्वच्छता अभियान तो अभी शुरू हुआ है, हमने 2000 से हमने ये स्टार्ट किया कि परिसर स्वच्छ होना चाहिए, नल नहीं रहना चाहिए। ये हमने काफी, तो इसके लिए हमारे साथ सीई अहमदाबाद की प्रोजेक्ट हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने परिसर में कितने नल है, कितने रोड्स हैं, कितने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर हैं, सब सब कितने कचरा घर हैं, ये सब इको फ्रेंडली तरीके से उन्होंने एक जन जागरण का काम शुरू किया। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। मुझे ऐसा लगता था इन बच्चों को नेशनल लेवल तक जाना है, लेकिन शुरुआत स्कूल से करनी थी। बिल्कुल। तो मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था विद्यार्थियों का भी बेसिक साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे घर के लोगों को मालूम था कि ये थोड़ा सा समय ज्यादा देती है स्कूल में। और जब तक आप देखिए, सैलरी तो आपको काम करने की मिलती है, आप अटेंडेंस बनाइए, आप मंथली सिलेबस बनाइए, आप ईयरली सिलेबस बनाइए, प्लानिंग कीजिए, टीचिंग कीजिए, वो तो आपको करना ही है एज ए टीचर। लेकिन एक टीचर एक दोस्त बन जाता है। अक्सर मैं टीचरों के मुंह से सुनती हूँ कि ये बच्चे सुनते नहीं, ये मानते नहीं। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं कि बच्चे सुनते सुनाते नहीं है, क्योंकि दोस्तों की तरह हम उन्हें सुनाते नहीं है। कौन कहते हैं कान्हा पृथ्वी पर आते नहीं है, क्योंकि सुदामा की तरह हम उन्हें बुलाते नहीं है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी उनके साथ चलने की है, नई पीढ़ी के साथ लेने की है। मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को अपना दोस्त बनाकर बहुत सारे हल किए जा सकते हैं, और वो हुआ मैडम, वो चमत्कार हुआ। महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चों के बीच अपनी छाप लिए हुए शिक्षिका की नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मेंटर, एक गाइड की तरह। जब उनको ऐसा लगा कि मैडम, वो अपनी मम्मी को अपनी बातें नहीं बताते थे, किसी को नहीं बताते थे, वो बिल्कुल शाम के समय रुकते थे, मैडम ऐसा हुआ, क्या करना है, वैसा हुआ। तो ये चीजें मुझे ऐसा लगा नहीं, इनकी पर्सनल जो बातें हैं वो अपने तक ही सीमित रख के उसका सोल्यूशन निकाले। तो धीरे धीरे वो शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब कोई कंपटीशन आया तो मुझे ऐसा लगा ये बच्चे कर पाएंगे क्या। तो हमने एक इनोवेशन बॉक्स रखा, इनोवेटिव आइडिया का। हमने अपने स्कूल में एक जूते का डब्बा बना के कि जो बच्चा सबसे अच्छा आइडिया लेके आएगा उसको हम कंपटीशन में लेंगे। सैटरडे बहुत सारी चिट्ठी जमा हो जाती थी, हम उसको पढ़ते थे कि इसने ये किया, वो किया। एक बच्चा बोले मैडम मैंने चिट्ठी नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या लेके जाऊंगा। मैंने बोली क्या लेके जाएगा। उसने थैले से अपने दादाजी की काले रंग की छतरी निकाली मैडम, और उसको खोला तो उसमें बहुत सारे छेद थे। मैं बोली ये क्या है, तो उसने टॉर्च मारा, बोले मैडम ये तारामंडल है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक काले रंग की छतरी पे अगरबत्ती से छेद करके कॉन्स्टेलेशंस दिखाना, स्टार्स दिखाना, और उसको ब्राइटनेस देने के लिए उसको टॉर्च। वो हमारा पहला एग्जीबिशन था जो हमारा स्टेट लेवल पे गया। इतना पसंद आया, फिर हमने उसको छतरी से देख के, अब उसको तो बड़ा रूप देना था, ऐसे तो ले नहीं जा सकते थे, तो हमने उसको एक बड़ी 6 फीट जूस की छतरी में 19 मीटर काला कपड़ा लेके 100 एलईडी की सहायता से हमने तारामंडल बनाया, माय प्लानिटेरियम, जिसके अंदर 4 लोग बैठ के वो देख सकते थे। रिवॉल्विंग चेयर पे बनाया। उस समय हमने एचएम की कुर्सी का वो जो व्हील होता है वो निकाल के उस पे लगाया था। वो हमारा पहला साइंस एग्जीबिशन था। नेक्स्ट हमारा ब्रेवरी बैग गया। ब्रेवरी बैग गया, जब बच्चे आने में हेजिटेट होते थे, मैं नेताजी मार्केट में थी तो वहां के बच्चे बोलते थे मैडम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे बैग में ही सब गजेट होना। तो एक लड़की ने के उसके कहने पे हमने सोचा नहीं सच में, तो हमने उसके बैग को B4 नाम दिया। उसमें हमने चिप्स अटैच की, जीपीएस सिस्टम की। यदि किसी ने स्नैच किया या कुछ किया तो सबसे पहले उसके सिग्नल उसकी टीचर को, मम्मी को, पेरेंट्स को जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, उसके रिंग बजेगी, सायरन बजेगी,
वो हाँ। हमारा नेशनल लेवल तक गया मैम। वाह। वो हमारा एक्सपेरिमेंट नेशनल लेवल तक गया। वाह मैम। उसके बाद ग्रीन स्कूल आया, सबसे बड़ी मजेदार, मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगी। माई ग्रीन स्कूल, हाँ। उसमें एक बच्ची ने बोला मैडम हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, इस बार हम क्या लेके जाएंगे पता है, इस बार हम ऐसा मॉडल लेके जाएंगे, एक ऐसा नया स्कूल का। तो उसने हमने 2 कारपेंटर से 2 मंजिल वो बनाई, और उसमें क्या क्या होना चाहिए। बच्चे बोले मैडम खिचड़ी खा के बच्चे फेंक देते हैं, उसका मिड डे मील कंपोस्टिंग होना चाहिए, हाँ। सोलर से चलना चाहिए, बायोगैस होना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट होना चाहिए, सबकी एक एक, उसमें हमने सब डाला। फिर अरे जिस बच्ची वाह। के नाम था प्रेरणा मीटर अलर्ट, हाँ। उसने बोला मैडम इसमें एक ऐसा मीटर लगाएंगे, ये बच्चे ना बहुत बिजली लाइट खत्म करते हैं, तो उसमें हर 100 यूनिट पे ये बनना चाहिए सब रूम में। अरे वो भी वाह। किया, और आपको विश्वास नहीं आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल गया, 7वीं कक्षा की बच्ची इतना अच्छा बोली, 7वीं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस हुआ, स्टेट लेवल क्रॉस हुआ, और प्रगति मैदान में एपीजे अब्दुल कलाम सर जब राष्ट्रपति थे तब वहां पे, तो जजेस जब आए तो पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेट लेवल में पूछा कि प्रेरणा बताओ, इतना तो बोल रही हो तुम, और हमने उसको प्रिपेयर नहीं किया था, हमने बाकी सब चीजें बताई थी, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उससे पूछा, हाँ। अब हम सब दूर खड़े थे, प्रेरणा बताओ तुम्हारी स्कूल ऐसी है। उसने कहा सर, अब हमको लगा क्या बोलती, बोले सर मेरी स्कूल नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि दुनिया की, भारतवर्ष की सारी सरकारी स्कूलों में ये सुविधाएं, अरे और उसपे वो विन। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो महानगर पालिका के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज देने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का जो रेपो है वो होना चाहिए। आप इंटरनेशनल एजुकेशन को क्या बिल्डिंग से पढ़ते हैं बच्चे, लाइब्रेरी से पढ़ते हैं? नहीं, वो अपने शिक्षक को अपना मेंटर मानते हैं। आप यदि न्यूजीलैंड की, फिनलैंड की बातें आप सड़क पे बैठकर भी अपने बच्चों को किसी पेड़ के नीचे ग्रीनरी में सिखाएंगे, तो उनके बीच में ग्लोबल एजुकेशन चल रहा है ऐसा माना जाता है। हमारे स्किल को, विद्यार्थियों के कौशल्य को हमको ग्लोबल लेवल पे लाना है, और एजुकेशन को हमको ग्लोबल से लोकल लेवल पे लाना है। ये हमारा उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य था मैम, बच्चों को ऊपर लाने का। और हम्म। धीरे धीरे बच्चों ने साथ दिया, महानगर पालिका के मेयर उन्होंने साथ दिया, शिक्षण सभापति ने साथ दिया, एजुकेशन ऑफिसर ने साथ दिया, सबको कार्य अच्छा लगा, और धीरे धीरे चर्चा होने लगी, एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरा कार्य हर दिन मेरे लिए नया था, ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते गए। हाँ। धीरे धीरे हमारे स्कूल का भी नाम काफी होता गया। तो मैम जो आपके पढ़ाने का तरीका जो है वो आप बता रही हैं, जो उसको आपने धीरे धीरे डेवलप किया है शुरू में, अ, तो कोई नई जो शिक्षिका है उनके लिए आप कुछ ऐसी टिप्स अपने एक्सपीरियंस में से बताइए जो उनके लिए भी काम काम आए। मेरा, आपने एक तो मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा, टीचिंग के बारे में पूछा। हम्म। टीचिंग में 5 सिस्टम पे करती हूँ। पहला 5H सिस्टम पे मेरा टीचिंग होता हम्म। है, लर्निंग। पहला H है हेड, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जिससे चलता है हेड। हम्म। सेकंड H है हार्ट, डेडिकेशन, अर्पण, कितने लगन से आप काम करते हो। हम्म। तो हेड से हमारा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन आता है। हम्म। उसके साथ यदि हार्ट हमारा डेडिकेशन मिल जाए तो सोचिए कितना अच्छा काम होता है। हम्म। थर्ड H है हमारा हैंड, स्किल हमारा, हम्म। आप कितना अच्छा हैंड्स ऑन एक्टिविटी देते हो, स्किल देते हो, हार्ड वर्क देते हो। हम्म। ये यदि तीनों हो जाए तो कहीं तो भी एक स्टूडेंट्स के लिए हमारे मन में होप निर्माण होती है कि ये वाह। बच्चा अच्छा कर जाएगा। और जब ये चारों मिल जाए मैडम, तो एक हैप्पीनेस आता है समझ में, हाँ। स्कूल के एनवायरनमेंट में। तो बिल्कुल। यदि ये 5H सिस्टम किसी टीचिंग में अपने अपना ले, हाँ। तो आप विश्वास मानिए आप फेवरेट टीचर बन जाएंगे। क्योंकि नए लर्नर्स को मुझे यही बोलना है कि हमें शिक्षक और गुरु शिष्य अभी ये माहौल नहीं है। बच्चों को देखो, अभी ऑनलाइन पेंडेमिक में भी देखा होगा आपने, उनके पास गूगल है, उनके पास यूट्यूब है, उनके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, हाँ। केजी से लेके पीजी तक वो सब ऑनलाइन है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन हर जगह गाइडेंस। शिक्षक की भूमिका कहीं कम नहीं है, बिल्कुल। उनको गाइड, क्या कंटेंट लेना है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, इसके लिए तो आपको शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो जो नए यंगस्टर्स है, वो बच्चों को ना अपना दोस्त माने। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप जितना पढ़ोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जितना बोलोगे, वो कोशिश, बोले क्या, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं।
हाँ। ये जो बात है, यदि ये अपने हम करेंगे बार-बार, कई बार ऐसा आता है, कई टीचर्स मेरा ये इंटरव्यू देख के सोचते होंगे, नेगेटिव होता है कि सुनते ही नहीं है बच्चे तो, और ऐसा नहीं है। आपने एक बार बोला उसको, देखो गुस्सा सभी को आता है। एक एक एंगर सभी को होता है, क्योंकि शिक्षक कैसा एक बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। हाँ, शिक्षक हाँ। के 3 शिस्तप्रिय, श मतलब क्षमाशील, क मतलब कर्तृत्ववान, ये शिक्षक का एक डेफिनेशन होता है। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें के साथ वो क्या है, थोड़ा-सा एक लिमिटेशन उस होता है। लेकिन उसके साथ आपने सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई यदि किया, जिस बच्चे को आप सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं करता, वही बच्चा आपको सबसे बेहतरीन करके दिखाता है। तो नए टीचर्स ने नए-नए नए-नए मेथड्स अप्लाई करना चाहिए। हुँ। एक मेथड से नहीं, साम, दान, दंड, भेद कहते हैं ना, सभी मेथड्स आप अप्लाई कीजिए, एक ना एक सक्सेस होगा। और लड़कियाँ और लड़के जो हमारे शाला के विद्यार्थी हैं, वो आपके काम में इतना सहयोग देते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये वही स्टूडेंट है जो कुछ सालों तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। वो आपको देखने के लिए ज़रूर स्कूल आते हैं। हाँ। कितना बड़ा परिवर्तन ला रही हैं मैम आप बच्चों की लाइफ में। और आपके अभी 2 स्टूडेंट्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उनके बारे में भी बताइए? हाँ, हमारे शाला की 2 छात्रा, ये लॉकडाउन में हम एक्टिविटीज़ करते थे। बहुत सारे ऑनलाइन सारे फॉर्म्स आते थे गूगल, हम उनको भरते थे। बच्चे बहुत छोटे-छोटे लॉकडाउन में भी ऑनलाइन एजुकेशन में छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स बनाते थे। एक लिंक आई थी और वो हमको पता चली, तो लिंक भरना था, वो था। हमको लगा जैसे हम सभी लिंक भरते हैं, हुँ। वैसे वो एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन की लिंक आई थी, तो हमको लगा हम भर देते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसे बच्चे चाहिए थे कि जो आपका काम कर सके। तो 2 स्टूडेंट हमेशा मेरे साथ काम करती थी, उनको बड़ा शौक था। एक थी स्वाति मिश्रा और काजल शर्मा का। तो ये 2 बच्चे स्लम एरिया के थे। स्कूल के सामने रहती थी, तो हमेशा अक्सर आ जाया करती थी लेबोरेटरी में। मैंने कहा, "करोगे एक्सपेरिमेंट?" हाँ, बोले, "मैडम करेंगे।" करेंगे, तो जब फॉर्म भरा, तो वो फॉर्म की कीमत, उसकी जो फीस है वो 10,000 थी मैम। पर हमारे जैसे शाला के लिए लॉकडाउन में उनके ना पेरेंट्स दे सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फीस बच्चों के की, तो हमने आगे बात की, रमन साइंस सेंटर से बात की, उनके मेंटर से बात की, तो उनका स्कॉलरशिप में हुआ। और वो 10,000 स्कॉलरशिप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दी। मार्टिन ग्रुप है, उन्होंने दी बच्चों की। तो बच्चों की पहले ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुई, 1 डेढ़ महीना उनको सिखाया गया। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएँ सैटेलाइट बनाएगी फेमटो में, ये हमने भी नहीं सोचा। फेमटो का मतलब होता है दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट, और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के 1000 बच्चे सिलेक्ट होने थे, जिसमें महाराष्ट्र के 3 से थे, नागपुर से ये 2 बच्चियाँ थी। वाह! तो ये बच्चियों ने ऑफलाइन अपने फेमटो सैटेलाइट्स बनाए, नागपुर में पल्लोटी कॉलेज में, हुँ। और पुणे में उनका वर्कशॉप हुआ, नागपुर में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब बनाया, हमको ऐसा लगा ये बचे, आपको विश्वास नहीं, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक वो पढ़ाई करती थी हुँ। और हर चीज़ लिखती थी। बोली, मैडम बन जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हो जाएगी, हो जाएगी। और जब उन्होंने बनाया, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से 16 थे, तो उनको छोड़ने की जब बात थी, तो रामेश्वरम से उसका लॉन्च करना था, हीलियम बलून की सहायता से। तो वहाँ लॉकडाउन में 2 बच्चियों को लेके जाना और लाना। लेकिन बच्चे ने कहा, मैडम हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं आप ले चलिए। हुँ। उस समय हमने बहुत कोशिश की, और अपने अधिकारियों की मदद से उनको, वो लोग रामेश्वरम गए मेरे साथ थे। और 1800 किलोमीटर की दूरी जाना और वहाँ पे अपने हाथों से बनाए हुआ अपना सैटेलाइट छोड़ना, वो बहुत बात है। वो कहते हैं ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों में पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। वाह! महानगर पालिका के बच्चों को हमको किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। वो बच्चे सबके बराबर है। कमी कहाँ पे है? फैसिलिटी में है। यहाँ कमी नहीं है। हुँ। दिमाग में, टैलेंट में, स्किल में मैडम कहीं कमी नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमको उनकी अंदर के गुणों को बाहर लाना है, दुनिया के सामने देना है, बिल्कुल। ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि हम जिनको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं, वो बच्चों की भी भूमिका कहीं ज्यादा है। बस वो किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। तो वो छिपी हुई चीजों को छपाई में बदलना, ये हम शिक्षकों का काम है। और सीमित संसाधनों में कोई बच्चा कितना आगे जा सकता है, ये उदाहरण है सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यम का, जहाँ बच्चे सेमी इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते हैं। पूरा टीम वर्क है, एचएम बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ अच्छा है।
और हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है। एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि आने वाले 1.5-2 सालों में, क्योंकि वो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो हमारे मेयर ने कहा था कि आपके बच्चे अंतरिक्ष में सैटेलाइट उन्होंने बनाया है, फेमटोर वो छोड़ा है, 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, असिस्ट रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड, फेमटोर रिकॉर्ड, ये बनाया है। तो इनके लिए नई स्कूल की रचना की जाएगी। तो हम लोग एक शिफ्टिंग का काम चालू है हमारा अरे वाह! बाजू की स्कूल में, मराठी स्कूल में, और वहां पे हम 1-1.5 सेशन के लिए रहेंगे और वापस हम अपने नए स्कूल में आएंगे। मुझे लगता है मेरी तरफ से हमारे शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है, बहुत क्योंकि खुशी की बात है मैम। स्लम एरिया के बच्चों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ, वो भी हक रखते हैं, वो भी अच्छे माहौल में पढ़ने का हक रखते हैं। और थैंक्स हमारे अधिकारियों को, और हमारी भी अब शीघ्र ही बहुत अच्छी स्कूल देखेंगे मैम। देखिए मैम, सपने साकार होते हैं। आपके स्टूडेंट ने मॉडल बनाया था। कहीं न कहीं दैट विजुअलाइज़ेशन ना, हम जो सोचते हैं, जो सपने देखते हैं, वो साकार होते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। और जिस प्रतिभा की बात आप कर रही हैं, वो बहुत सही बात है कि प्रतिभा किसी भी जगह की मोहताज नहीं है। कहाँ पर है वो, उनको पनपने का मौका मिलना चाहिए बस। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, और वो आपके जैसे टीचर्स कर रहे हैं। तो मैम, आप इतनी बढ़िया टीचर हैं साइंस की, इतना अच्छा पढ़ाती हैं और आपका इतना अच्छा बच्चों के साथ कनेक्शन है। आपकी कौन है फेवरेट टीचर्स? आपके बचपन से या आपके लाइफ में कौन आपकी फेवरेट टीचर्स है? मेरा आरंभिक शिक्षा मेरी प्रोविडेंस में हुई है। बहुत विधाता कन्याशाला पहले उसको कहा करते थे। तो हम्म। एक बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, कि ईश्वर और गुरु साथ में खड़े हैं तो मैं चरण गुरु के ही पढ़ूंगी, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि ईश्वर ये है। हाँ। तो बहुत सभी शिक्षिकाएं सिस्टर्स हुआ करती थी। हम्म। सिस्टर जसिंता थी, सिस्टर मरिया दास थी। मेरी फेवरेट टीचर हिंदी की मैम थी। और अब मतलब सिसोदिया मैम थे, पाटिल मैम थे, देश पांडे मैम थे। आज भी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं ना कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो उनसे पूछा गया सबसे पहले किसे बुलाया जाए, तो उन्होंने कहा था मैं जहाँ प्राथमिक शाला में पढ़ा वो सब शिक्षकों को बुलाया जाए। हम्म। मुझे भी ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरे शिक्षकों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और इसीलिए मुझे मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि वही उसी चीज को मैं आगे लेके जा रही हूँ अपने विद्यार्थियों तक। रिटायरमेंट में टाइम है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ना कोई रोज अच्छा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अपने शिक्षकों से ही मिला है। वो भी कभी बैठ के नहीं पढ़ाते थे, उनके हाथ में भी, हमारी विज्ञान की शिक्षिका, उनके हाथ में मॉडल ही रहते थे, ज्योग्राफी के मैडम के पास हमेशा मॉडल ही रहते थे। हम्म। तो वन पिक्चर सेज द 1,000 वर्ड। एक होता है ना कि आई हियर आई फॉरगॉट, हम्म। आई रीड आई रिमेम्बर, बट व्हेन आई सी आई अंडरस्टैंड। मैंने देखा, हाँ मैंने कैन सुना आई मैं डू? भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, लेकिन मैंने करके देखा तो मुझे समझ गया। तो साइंस मैंने करके देखा पे है, अंडरस्टैंडिंग पे साइंस होता है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पढ़ाने की, करिकुलम पढ़ाने की इतनी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। किसी बच्चों को कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाए तो वो बच्चा खुद कर लेता है। हम्म। तो मुझे जैसी शिक्षा मिली है, आने वाले समय में सभी बच्चों को ऐसा मिलना चाहिए। और शिक्षकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी जर्नल्स पढ़ रही थी, मैं नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जर्नल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि किसी देश की विकासशीलता जो गति है वो नई हमारे देश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलपमेंट उसके ऊपर निर्भर करता है। और शिक्षकों की पॉजिटिविटी और शिक्षकों की नेगेटिविटी ये सिस्टम को अच्छा या बुरा बनाता है। बहुत तो सही बात। अच्छा बनाने, हाँ, तो शिक्षक समाज की ओर से कौन है लास्ट? शिक्षक। हम्म। डिपार्टमेंट की ओर से कौन है लास्ट? शिक्षक। तो उसका जो ट्रायंगल होता है, एक पेरेंट्स का, टीचर का और स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट और टीचर के 2 पिलर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको सोशल जो समाज का जो पिलर है उसको भी संभालते हुए लेके जाना। तो तभी ट्रायंगल रिजिड होता है। क्यों पिरामिड्स के शेप इतने होते हैं? क्योंकि हम्म। ये ट्रायंगल यदि मजबूत रहा तो देश का एजुकेशन सिस्टम अपने आप मजबूत होगा। और मुझे ऐसा लगता है फैसिलिटी यदि देनी है तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा बजट होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई है, जो विकास की हम बात करते हैं, हम्म। वो तो एजुकेशन से ही आएगा। हम्म। और बोलते हैं ना जो सबसे ज्यादा पढ़ता है वही मेहनत से अपने आप को गढ़ता है, उसी का कद खूब बढ़ता है।
तो मैम आप जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप उनमें परिवर्तन भी देखती होंगी, उनके व्यवहार में भी और बहुत सारी चीजें। तो कभी आपको किसी बच्चे ने आके कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया हो, या जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन कुछ एक चीज कोई बोल जाता है तो लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ डिफरेंस, लाइक मैं दैट। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, इस पे बहुत अच्छा वाकया मेरे साथ ही घटा था। हम्म। हमारे यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो 2014 13-14 में मुझे स्कूल से जाना, ट्रांसफर ऑर्डर आए, होता है ये सिस्टम के अंतर्गत होता है कि आप एक स्कूल छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। हम्म। हम्म। तो जब ट्रांसफर हुआ, 2014 की बात है, शालार्थ में सभी टीचर्स के नाम आए। तो जब जाने की जैसे विद्यार्थियों को पता पड़ा, तो उन्होंने वो लेटर लिखा, लेटर लिख लिख के दिया, टेबल पे रखा, सर को बोला, उस समय जो ये थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे शिक्षक को नहीं लेके जा रहे, आप हमारी माँ को हमसे छीन सकते हैं, छीन रहे हैं, और यदि आपकी माँ को कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। पूरे बच्चे रो रहे थे। मुझे ऐसा लगा वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक विद्यार्थी ये कह करके रोक रहा है कि मेरी टीचर नहीं जा रही है, मेरी माँ जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार मिला विद्यार्थियों से, और आज भी पीछे आके खड़े हो जाएंगे बच्चे, होते हैं कि क्या है, फॉलो आपको, आपकी बातें फॉलो करते हैं, आपका रहना फॉलो करते हैं, आपका, हम उनको आप बोलेंगे तो बिहेवियर भी वो टीचर का देखते हैं। बिल्कुल। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं। टीचर्स डे पे आपको यकीन नहीं आएगा, सबसे ज्यादा नकल यदि कोई करता है तो वो साइंस टीचर की करता है। हाँ। सभी लोग होड़ में लगे रहते हैं कि साइंस पढ़ाना है क्लासेस में। तो हम्म। ये आपका ऑब्जर्व होता है, हर चीज बच्चे टिप टू टो ऑब्जर्व करते हैं। आपको अपने आप को कैसा उनके सामने रखना है, ये हमको देखना है। ये बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है एक्चुअली, शिक्षक। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विद्यादान महादान है। और लर्निंग प्रोसेस तो जिंदगी में रहती है, तो लर्निंग होना चाहिए, बहुत जरूरी है लर्निंग। और मैम मराठी में, जैसे, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए ना प्लीज। वो एक कहावत है मराठी में, देणाऱ्यांनी देत जावे, घेणाऱ्यांनी घेत जावे, आणि घेता घेता घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। मतलब आपको जैसा मिला है आप लेते जाओ, लेकिन जिसने दिया है वो कैसे दे रहा है वो भी लेते जाओ, ताकि आने वाले समय में आप उसको वैसे ही दे सकते, अपना कन्वे कर सकते। हाँ हाँ। तो मैम यही मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे शिक्षक है वो ज्ञान देना एक उनके प्रोफाइल का काम है, मतलब वो उनका एक रोल है, लेकिन साथ में चरित्र निर्माण में जो अध्यापकों का एक रोल होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही कहा कि टीचिंग नहीं है मैडम, ये है करिकुलम। क्या हम सिलेबस पढ़ाते हैं ज्यादातर, हम लोग गलत समझते हैं कि 3 चीजों में फर्क होता है, ये फर्क आना चाहिए हर शिक्षक को, मुझे ऐसा लगता है। पाठ्य पुस्तक, करिकुलम लिखा जाता है, करिकुलम मतलब आपका जो आपको साल भर में करना है, हम्म। उसके अनुसार सिलेबस बनता है। हम्म। एनसीएफ के अनुसार करिकुलम बनता है, उसके अनुसार आपका सिलेबस बनता है, हम्म। पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम का जो टूल है जिसकी सहायता से हम पढ़ाते हैं, टीचिंग का, वो पाठ्य पुस्तक है, वो एक टूल है, वो हम्म। एक साधन है। हम्म। सबके मन में ये गैर समझ है कि यदि हमने पाठ्य पुस्तक पूरी कर ली तो हमारा साल भर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है विद्यार्थियों का, कि आप जितना पढ़ा रहे हैं और उसका कला का क्षेत्र विकसित हो रहा है क्या, उसका शारीरिक शिक्षा का विकसित हो रहा है क्या, हर क्षेत्र का वो बराबर उसका, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में एक उसका चरित्र निर्माण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चरित्र का मतलब ऐसा नहीं जैसे हम चरित्र को सिर्फ एक ही एंगल में देखते हैं। हम्म। चरित्र का मंगल मतलब होता है कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ संस्कार। तो विद्यालय में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार यदि हम दे रहे हैं, तो चरित्र निर्माण से, उनका अच्छे चरित्र का निर्माण से कोई नहीं रोक सकता। उनकी भाषा, ये उनके चरित्र का भाग है। उनका व्यवहार, अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, विद्यार्थी शिक्षकों से कैसे बिहेव करते हैं, अपना काम कैसा करते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, हम्म। ये सभी बातें चरित्र निर्माण में आती हैं। कैसा होता है, कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती है, कुछ चीजें आपको निग्लेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आप 100 बातें यदि आपने विद्यार्थियों को बताई तो जरूरी नहीं कि वो 100 मानेगा। ये होता है, ये ह्यूमन, बच्चे हैं, छोटे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, आपके स्कूल में छोटे 3, 4.5, 5 साल की उम्र से बच्चे आते हैं।
उनके लिए तो माँ बाप की गोदी से निकल के सबसे बड़े शिक्षिका ही है, शिक्षक है उनके लिए, टीचर्स है उनके लिए। तो टीचर कैसे उनको मार्गदर्शन दे रहा है इसके ऊपर। देखिए 10th में एक सर्टिफिकेट बनता है, मार्कशीट बनती है, टीसी बनता है और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। वो कैरेक्टर हमको स्कूल से ही मिलता है। तो उस कैरेक्टर में हमेशा गुड, कंडक्ट में गुड, सेटिस्फैक्ट्री ये शब्द लिखते हैं। बच्चा उससे कहीं अधिक स्कूल में सीखता है। बच्चे जब भी, आज भी हमारे कांटेक्ट में वो पुराने बच्चे हैं, 26-27 साल पढ़ाए हुए प्राइवेट स्कूल के, 20 साल पढ़ाए हुए, जो जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था उनके भी बच्चे यहाँ पे। तो वो जब आते हैं उनके मन में आज भी वो आंखों में दिखता है कि वो पाँव पड़ते हैं। तो उनका उन्होंने, मालूम है उनको कि इस स्कूल से उनको जो मिला है वो दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं मिलता। आप कितने ही आगे बढ़ जाओ, आप सर्विसेज करो, आगे जाओ, लेकिन आपकी जो स्कूल है, आप भी यदि स्कूल के सामने से निकलेंगे तो हम ये मेरी स्कूल थी नहीं बोलते, ये मेरी स्कूल है, ऐसा शब्द आता है। तो जब हम उतना कनेक्टिविटी अपने आप को निर्माण करते हैं कि ये मेरी स्कूल है, इसका मतलब वो मेरी स्कूल है। क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी, वो जो माँ बच्चे का रिश्ता है, वो अपने आप में एक बहुत अनूठा बंधन है मैडम। उसकी कल्पना परिकल्पना करना बहुत अलग है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है मैम। तो दीप्ति बिष्ट मैम जो हैं, उनके 5 या 6 कोई ऐसी चीजें, अपने लाइफ लेसन्स जो कह सकते हैं हम, अपने अनुभव के ऐसे शेयर करिए मैम, ताकि जो भी टीचर्स सुन रहे हैं उनको, आपको इतनी बार सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का अवार्ड मिला है, तो किसी के मन में अगर इच्छा है कि वो भी सर्वश्रेष्ठ बने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वश्रेष्ठ बहुत बड़ा शब्द बोल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक जीवन में पढ़ाते पढ़ाते आपको कई ऐसी, आपने जो पहली बार जब अपने मुझसे पूछा कि कंडीशंस कैसी थी, वाकई में आप यदि 25 साल पहले की शिक्षकों की भूमिका देखें और अभी की देखें, उसमें बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। और हर चीज से दो बातें होती हैं, यदि फूल उगा है तो कांटे भी होंगे, लेकिन हम कांटे कभी नहीं तोड़ते, हम फूल तोड़ते हैं, उसके साथ कांटे आ जाते हैं। तो आपके साथ भी यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके दो रिजल्ट्स निकलेंगे, संभावना होती है, या तो बहुत अच्छा होगा या तो थोड़ा सा खराब होगा। तो हमको हर लेसन से एक सीख मिलती है। बहुत सारे हमारे लिए भी, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे कुछ थे हमारे स्कूल में, जो विकलांग थे, जो सामान्य बच्चों के साथ मैडम जिनका कंपटीशन होता नहीं है, उनके लिए एक विशेष स्कूल होती है। लेकिन माँ बाप गरीब होने के कारण कुछ क्लास उनका ऐसा था कि वो दूर स्कूल नहीं भेज सकते, ऐसी स्कूलों में फीस दे के एडमिशन नहीं ले सकते, उन्होंने एनएमसी स्कूल में डाल दिया हमारे। तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, उनका रिजल्ट लाना और भविष्य के लिए तैयार कराना, ये भी हमारे लिए, ऐसे 2-3 उदाहरण है, विकास है, गोलू है, कल्याणी है, जिसे नेत्र से बिल्कुल नहीं दिखता था। तो ऐसे बच्चों को भी हमने अपने स्कूल से बिठा करके उनको असिस्टेंट दिया, जिनको लिखना नहीं आता था, क्योंकि विकलांग थे। तो 9वीं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, परमिशन लेनी पड़ती है, राइटिंग उनको असिस्टेंट लगता है, तो उन बच्चों को तैयार कराना, तो वो भी हमारे जिम्मे एक काम आ गया। तो वो भी हमने बहुत अच्छे से किया। फिर कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल कैंप्स रखते हैं, चेकअप रखते हैं, कुछ बच्चे बहुत सारी पर्सनल ऐसी बातें होती है जो बता नहीं पाते बड़े होने पे, वो टीचर से शेयर करते हैं। तो एक ऐसी घटना हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे, अब अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई थी कि उस घटना से हमको ये सबक मिला था कि नहीं, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में वो न्यूनगंड नहीं आना चाहिए कि जो कैसे सब लोग सामान्य हैं और हम सामान्य नहीं है। वो एक भूमिका थी। साथ में एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज होता है, जो बहुत अच्छी बात है कि एक तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ऊपर से को एजुकेशन है, को एजुकेशन को हैंडल करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो रेपो होता है क्लास में, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, वो भी हमको तैयार करना है। तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में तैयार करने के लिए हम वही बार बार उदाहरण देते हैं। हम ऐसा नहीं कि तुम अलग बैठो, तुम अलग बैठो, नहीं, सभी बैठते हैं, सभी एक साथ बैठते हैं। वो उसने हेल्प किया, तो वो बच्चों का जो है उसको भी हमको उस गाइड में लेके जाना पड़ता है। कई बार कंटेंट ऐसे होते हैं समझाने के लिए हमको ई लर्निंग का सहारा लेना पड़ता है। तो विद्यार्थी और विद्यार्थियों में सहजता निर्माण करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ऐसा नहीं कि उनको अलग खिलाए, उनको दोनों को एक साथ खिलाए, ताकि उनको ऐसा लगे कि हमारे, तो आगे चल के बच्चे इतने फ्री हो गए
तो उनको ऐसा लगा नहीं ये सारी शिक्षा है ना। तो बाहर से कोई भी बच्चा यदि किसी को कुछ बोलता था तो हमारे स्कूल के छात्रगण खड़े हो जाते थे, नहीं इनको कुछ नहीं बोलना, ये हमारी क्लास की है। मतलब इतना ज्यादा अपनापन हो गया था कि उनकी सिक्योरिटी भी उन्होंने संभाल ली थी सोच, आते जाते समय। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनको ऐसा लगा ये हमारी ही बहनें हैं, हमारी ही मित्र हैं, तो इनको अकेलापन नहीं, रही रास्ते में जाते खड़े हो जाते थे, नहीं इनको जाने, मतलब इतना ज्यादा हो गया। बहुत इतना अच्छा वातावरण मुझे मिला, अपने शिक्षकों का सहयोग मिला। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। घर में भी फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अधिकारियों से सपोर्ट है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने जो डिमांड की, मैंने हमेशा अच्छे विद्यार्थियों के लिए ही सोचा, तो उनके लिए ही चीजें मांगी है, उनके लिए ही एनजीओ से संपर्क कर, हमने बहुत सारे एनजीओ से हम कांटेक्ट करते हैं। बच्चे इको फ्रेंडली, हमारे फेस्टिवल मनाने में सबसे पहली स्कूल सुरेंद्रगढ़ थी। इको फ्रेंडली गणपति हो, इको फ्रेंडली स्नेक हो, इको फ्रेंडली राखी हो, हर कुछ सभी बच्चों ने किया है। संदेश सबसे अच्छा जागरूकता अभियान था हमारा फुटाला लेकर, हमेशा होता है। किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दिया या किसी ने थूक दिया तो बच्चे उनको बोलते नहीं है जाके, वो ना ग्रीटिंग्स में लिख के रखते हैं छोटा छोटा, और उनके पास जाके ऐसे देते हैं। तो जब वो खोल के पढ़ते हैं ना, आंटी जी प्लीज बोतल को अपने बैग में रख लीजिए ना, कागज उठा के रख लीजिए ना, सिर्फ ऐसे ही पढ़ के तो सिर्फ इतना सा ऐसे पढ़ करके वो काम हो जाता था। मतलब ये मैसेज जो हम कन्वे करते थे वो बोल के नहीं करते थे, बच्चे लिख करके जाते थे और उनको बोलते थे कि ऐसा कर लीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे जागरूकता आने लगी, सारे फेस्टिवल्स मनाने लगे। विद्यार्थियों ने हर मुकाम पे, साइंस में तो आगे थे ही, कला के क्षेत्र में थे, मेट्रो निबंध स्पर्धा में फर्स्ट कॉन्टेस्ट जीता था स्कूल की बच्चों ने। आविष्कार में एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन की ओर से जब आविष्कार कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें 5000 का हुआ अवार्ड जीता था बच्चों ने। जो अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें विद्यार्थियों को एक नया मॉडल बना था, एचसीएल फाउंडेशन की ओर से कॉन्टेस्ट था वो भी, उसमें मेयर हाउस बनाया था बच्चों ने कि महापौर का घर ऐसा होना चाहिए। तो महापौर का घर कैसा होना चाहिए, उसमें जैसे नागपुर में उस समय बारिश थी, तो बारिश आती है तो वो गैरेज के अंदर जब बारिश आएगी तो कपड़े गैरेज में अंदर चले जाएंगे और धूप आएगी तो बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो अरे सभी वाह। प्रिंसिपल है कि उनके कपड़े गीले नहीं होना चाहिए मैडम के, तो उसमें भी 10,000 रुपए का प्राइज भी था, उनको बहुत पसंद आया। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। हाँ, बच्चों ने नो टबैको अभियान हमारे यहाँ बहुत अच्छा चलता है। नो टबैको में हम लोग जैसे रावण का पुतला बना के जलाते हैं, वैसे वो गुटखा तंबाकू उसका एक पुतला बना के फिर बच्चे उसको बर्न करते हैं, टबैको होली जिसको बोलते हैं। वो एक बहुत है कि क्योंकि परिसर में ये आ गया था तब कि व्यसन से मुक्त किया जाए। और आप कितनी भी कोशिश करेंगे ना, बच्चे चॉकलेट की और ऐसी चीज अट्रैक्ट होते ही है, स्पेशली बॉयज लोग। तो उनको अब कैसा करना, तो 5 साल का हमने वो भी अभियान चलाया था। टाटा मेमोरियल स्कूल से मिलकर के, मुंबई में हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, उसके साथ वहां पे प्रेजेंटेशन भी हुआ था। तो उसमें भी बताया गया था कि गीत गाए, वो गीत रखे बच्चों ने, वहां पे भेजे, वो सिलेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे अभियानों में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, सुरेंद्रगढ़ हिंदी हाई स्कूल के बच्चे। मुझे ऐसा लगता है मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि जो ऐसे बच्चे मिले। हर पीढ़ी आती है जाती है ना, तो सपने वो सच नहीं होते जिनके पंखों में जान होती है, बोलते हैं ना, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये वाली जो कहावत है वो हमारे स्कूल की और नहीं कि सीमित संसाधनों में हम कितना आगे जा सकते हैं, ऐसा। आपको आपकी बातें सुन के मुझे इतनी प्रेरणा मिल रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कुछ ऐसे एक या दो अनुभव बताइए जिसमें कि आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको रिटर्न मिला, मतलब आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा बच्चों से। हाँ, हाँ, कभी कभी कैसा होता है मैडम कि जब हमको, जैसे एक मेरा जो विषय है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और छठवें सातवें पीरियड में फिजिक्स केमिस्ट्री वो एक सूखे नींबू के निचोड़े हुए टुकड़े जैसी होती है जिससे एक बूंद रस की कल्पना नहीं कर सकते। हम्म, इतने हार्ड विषय, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के ठीक नहीं रहते हैं हम्म, और उनको समय नहीं मिल पाता है। प्राइवेट स्कूलों में कैसा होता है कि यदि हम एक बताएंगे तो वो 49 मैथमेटिक्स साइंस के प्रॉब्लम दूसरे दिन करके लेके आते हैं। हम यहाँ पे एक भी उनको होमवर्क देंगे तो उनको घर में इतना वर्क रहता है, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, माता पिता के साथ घर के काम करते हैं, लड़कियां पूरा काम करके आती है, दूसरे दिन वो हमारे ही होमवर्क हमारे साथ करते हैं। कहने का मतलब उनको वक्त नहीं मिलता, न्यूज़पेपर उनके पास लिखने के लिए साधन नहीं होते,
टीचर्स उनको स्टेशनरी दे देती है, उनकी फीस भरते हैं, बहुत सारी चीजें महानगर पालिका उनको देती है, मिड डे मील देती है, किट्स देती है, तो धन धान्य का वितरण करती है ताकि उन बच्चों का जीवन सुखपूर्व चल सके और वो पढ़ाई की ओर ध्यान दे सके। तो अब जब 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए बोर्ड के लिए जब उनको रेडी करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं कि अब ये घरेलू एग्जाम तो है नहीं कि आपने ऐसा हाथ लिया, उनका पूछा और आपको पास कर दिया। नहीं, उनको भी दूसरे जगह जाके सामान्य बच्चों के साथ बैठना है, दूसरे स्कूल में जाना है, एग्जाम लिखनी है। तो वो तैयारी हम लोग 9वीं से शुरू कर देते हैं। आपकी क्लास में, मेरी क्लास में यदि 46 बच्चे हैं, तो आपको शुरुआत में आपको सिर्फ 10% आपके बच्चे साथ। आप यदि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, आपको 10 to 15% से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। उस 10 to 15% रिजल्ट को अब शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि नेगेटिव बातें हमारे मन में भी आती थी कि ये बच्चे कैसे कर पाएंगे। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैटर का है, अपथ्रस्ट का है, क्लासिफिकेशन का है, इतने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, चैप्टर्स तो इतने हैं। किसी के लिए इंडिया में सिर्फ आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट है, तो स्टेट में भी सामान्य बच्चों के लिए और इनके लिए अलग से थोड़ी है कि इनके लिए कम पूछेंगे और उनके लिए ज्यादा पूछेंगे। आपको तो बोर्ड का क्वेश्चन एक साथ आना है। उस लेवल की तैयारी करने में लेकिन आपको विषय, तो हम लोग ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ग्रुप्स बनाते हैं, पीयर लर्निंग में कैसा होता है कि वो सब्जेक्ट फ्रेंड बोलते हैं, हर चीज शिक्षकों से नहीं समझते वो। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, उनको ये काम दिया गया कि आप ये ग्रुप में रह के इन बच्चों के साथ इनको थोड़ा सा बताइए। तो पीयर लर्निंग से फायदा क्या हुआ सब्जेक्ट फ्रेंड से, कि जो बच्चे हेजिटेट होते थे वो टॉपिक पे, तो विश्वास कीजिए जहां 50 की क्लास में 10% 9th में रिजल्ट निकला था, जब 10th में जाकर के वही क्लास 99% रिजल्ट देती है आपको, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है मैम। और वो भी 8वीं से सेमी इंग्लिश लेकर, जिसका मैथमेटिक्स और साइंस इंग्लिश में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में साइंस पढ़ाना और मैथ्स पढ़ाना, और वो भी वहां पे अभी लगातार कंटिन्यू, ये नहीं कि अभी लॉकडाउन में तो 100%, इसके पहले भी 100%, तो 10% से 100% तक पहुंचना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और हम अपने आप को ऐसा लगता है, तो बच्चों ने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि नहीं मैम हम करेंगे, नहीं मैम हम करेंगे, उसके पीछे वो मेहनत करते थे। वर्ड्स याद करना, सेंटेंसेस याद करना, और सारी टीम वर्क है, इंग्लिश के टीचर, हिंदी, मराठी, लैंग्वेज टीचर्स का काम होता है, सब सपोर्टर्स होते हैं। और समय तो आपको देना ही पड़ता है, 5 घंटे में कुछ नहीं होता मैम, उसके लिए काफी समय चाहिए। अगर कोई जैसे मदद करनी चाहे उन बच्चों की, तो किन तरीकों से मदद कर सकते हैं आम लोग जैसे? हाँ, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मदद होती है जिसको हम लोक सहभाग बोलते हैं, लोक सहभाग, तो हमारे स्कूल में भी लोक सहभाग चलता है। उसके लिए हम परमिशन लेते हैं, अपने सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं। हम किसी से डायरेक्टली कुछ नहीं लेते कर, क्योंकि एनएमसी खूब देती है, टीचर्स देते हैं हमको। जैसे एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, यदि वो कुछ देना चाहते हैं, इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो वो सीधा स्कूल में आके जो भी उनको देना रहता है वो डायरेक्ट हम बच्चों से उनका कांटेक्ट करवा देते हैं। जैसे बच्चों को कॉपीज बहुत लगती है, दर्जनों से कॉपीज लगती है एक एक बच्चे को, तो हमारे जो एक स्टूडेंट्स हैं वो कॉपीज उन्हीं को डायरेक्टली देते हैं। स्टेशनरी उन्हीं को, ज्योमेट्री बॉक्स लगता है, एक रजिस्टर्स लगते हैं बड़े बड़े, एग्जाम बोर्ड लगता है, वाटर बॉटल्स लगता है, टिफिन लगता है, रिबन्स लगता है। आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों की कितनी कीमत है। बिल्कुल। तो वो आकर के डायरेक्टली बच्चों के घर जाके या बच्चों को डायरेक्टली खुशी से दे। टीचरों का इसमें यही रोल होता है कि शिक्षक उनको बताते हैं कि ये क्लासरूम है, और बाकायदा प्रायर अनुमति लेते हैं। अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो हम पूछते हैं बच्चे को, वो बाहर वाले लोग सहभागी, कि हम मैडम हम बच्चों को कॉपियां देना चाहते हैं। हमारे जो एक्स स्टूडेंट है जो ये स्कूल से पढ़ के निकले, उनकी सहभागिता बहुत ज्यादा है मैम। वो इंजीनियर्स हो गए, वो क्लास 1 ऑफिसर हो गए, वो वाटर डिपार्टमेंट में है, वो अलग इंस्पेक्टर्स बन गए। तो ऐसे लोग, उनके हम लेक्चर्स अपने स्कूल में रखवाते हैं मोटिवेट करने के लिए कि देखो यही स्कूल के बच्चे हैं ये निकले। तो काफी सारा बिल्डिंग का काम, कोई गमले देता है, कोई ग्रीनरी देते हैं बच्चों को। तो ये हेल्प हमको जेसीआई कलर्स, रोटरी क्लब, हमारे एक स्टूडेंट्स, आसपास के परिसर के लोग, एनएमसी के स्टूडेंट जो काफी कुछ देना चाहते हैं बच्चों को, उनके घर कुछ रहा, पार्टी रहा, तो हमारे बच्चों को खाना खिला के अपने आप को धन्य मानते। फेयरवेल होता है तो आइसक्रीम्स बांट दी।
तो ये बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी बात में। हाँ। तो ऐसे उनको बहुत हैप्पीनेस लगता है, ऐसे लेते हैं। तो मैम आप ऐसा कुछ शेयर कर सकती हैं इंफॉर्मेशन, जिससे कि अगर कोई जो सुन रहे हैं कोई चाहे ऐसे सहयोग करना, तो किसको कांटेक्ट करें, या वो कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं हम? हाँ, ये सीधा हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं एजुकेशन के ही एनएमसी में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्कूल सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला की हम उनके टीचरों का सुन करके या उनके स्कूल के बच्चों का काम देख के ये देना चाहते हैं, मेयर से प्रायर परमिशन ले सकते हैं। कुछ नहीं तो एचएम के पास आ सकते हैं। आप आइए, आपको सब कुछ गाइड मिलेगा, आप उनके थ्रू वो हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि उनको भी हैप्पीनेस लगेगा कि बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आखिर में बच्चों के लिए ही हो रहा है, उन तक ही जाता है और बच्चे एक्सपेक्ट भी करते हैं, छोटी छोटी खुशियां आते हैं। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी उनसे बोल सकते हैं कि हमको छोटे बच्चों को से कोई ये देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन स्कूल केवल केवल 20% अर्बन पीपल के जो बड़े बच्चे पढ़ते हैं, 80% स्टूडेंट की जो कंडीशन है ना, उनका जो बैकग्राउंड है ना, अभी वो इतना नहीं हुआ है कि उन बच्चों को माँ बाप हर फैसिलिटी दे। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट स्कूल में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको जो फैसिलिटी अभी हमारी एनएमसी दे रही है, पुस्तकें देती है, हर चीज देती है, और ज्यादा यदि लोक सहभागिता से यदि फैसिलिटी आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए भी प्रायर परमिशन लो, और वो देती है। सीनियर अथॉरिटीज इतनी समझदार है, वो समझता है उनको कि किसको परमिशन देना है, और वो जिन चीजों को वो परमिशन दे देना। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दीप्ति बिष्ट मेरा नाम बता सकते हैं आप, सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला बता सकते हैं। नई स्कूल बिल्डिंग बनने वाली है, तो आप लोग हमारे बच्चों को आप किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने इतना समय दिया हमको, और हैप्पी टीचर्स डे। मुझे इतनी खुशी हुई आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे टीचर्स इस रास्ते पर चलेंगे, मुझे क्योंकि 2 लाइन कहना है हाँ जरूर कि मैं मैम। चाहती हूँ कि पंछी की उड़ान अभी बाकी है, मेरे जीवन में इम्तिहान अभी बाकी है। यहाँ आकर तो हमने 2 गज जमीन नापी है, अभी तो हमारे लिए सारा आसमान बाकी है। बहुत कुछ करना है अभी आगे। बहुत ऊंची उड़ान भरी है मैम, और इस देश के जो बच्चे हैं उनके लिए जो आप काम कर रही हैं वो बहुत बहुत ही बढ़िया काम है, और बहुत सालों तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसका जो असर है वो बहुत सालों तक रहेगा। और बच्चों की लाइफ में आपका जो अभी रोल है, उसके लिए मुझे लगता है एक नागरिक के तौर पे मुझे धन्यवाद देना चाहिए आपको, कि आप राष्ट्र निर्माण कर रही हैं, बिकॉज टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, एंड वन स्टूडेंट एट अ टाइम आप दुनिया बदल रही हैं। तो बेस्ट विशेस मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और अरुणिम अंकुरन की तरफ से धन्यवाद इस एक संवाद में मुझे अपना आपको भी टाइम देने शुक्रिया के अदा करना है कि इस मंच के जरिए हमारी जो बातें हैं, जैसे कहते हैं ना मन की बात, वो मन की बात आपने जनता तक पहुंचाने का, श्रोता वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आपका भी धन्यवाद है हमारे पूरे स्टाफ की ओर से। लिए। थैंक यू मैम। और सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू मैम।